ये कहानी है स्कॉट लैंग नाम के एक चोर की, जिसके पास एक ऐसा सूट है जिसकी मदद से वो अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। लेकिन ये सूट उसने नहीं बनाया था। इस सूट को बनाया था हैंक पिम नाम के एक साइंटिस्ट ने, और वो क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट पर अपनी रिसर्च किया करता था। और उसे इसका आइडिया मिला था चींटियों से, क्योंकि उसका मानना था कि अगर किसी इंसान को चींटियों जैसी पावर मिल जाए तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए हमारे इस सुपर हीरो को लोग एंट मैन के नाम से जानते हैं। जब उसकी मुलाकात स्कॉट लैंग से हुई थी तो स्कॉट छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ये सब अपनी बेटी के लिए करता था। पर अब उसकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि उसने अवेंजर्स के सुपर हीरोज के साथ मिलकर थैनोस जैसे सुपर विलन से लड़ाई की और पूरी दुनिया को बचाया। लोग भी उसे पहचानने लगे हैं। स्कॉट अपनी लाइफ का बहुत लुत्फ उठा रहा है, क्योंकि वो बहुत खुशमिजाज आदमी है। पहले उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब उसका एक परिवार है, जिसमें शामिल है उसकी बेटी केसी, उसकी गर्लफ्रेंड होप, उसके ससुर जी हैंक पिम, हाँ मतलब उसने उस साइंटिस्ट की बेटी को ही पटा लिया, और आखिर में है उसकी सासू माँ जेनेट। अगर आप उसकी बेटी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी बेटी किसी नॉर्मल लड़की से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इसका कारण ये है कि स्कॉट पिछले 5 सालों से क्वांटम रियल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी उम्र तो नहीं बढ़ी, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी बेटी 5 साल बड़ी हो चुकी थी। और उसे हमेशा इस बात का बुरा लगता था कि उसकी बेटी पिछले 5 सालों से अकेली थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो खुश है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। वो एक सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी रहा है और उसकी लाइफ सेट है। उसकी बेटी केसी लैंग बहुत स्मार्ट है, मतलब वो हैंक पिम से भी ज्यादा स्मार्ट है। वो अलग अलग गैजेट्स बनाती है, जिसकी वजह से उसे कई बार जेल भी जाना पड़ता है। ठीक से बताएं तो वो 3 बार जेल जा चुकी है। स्कॉट अकेला नहीं है जो क्वांटम रियल में फंस गया था। हैंक पिम की पत्नी जेनेट तो 30 सालों तक वहाँ फंसी हुई थी, पर जब वो सभी उससे क्वांटम रियल के बारे में पूछते थे तो वो उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी, जैसे कि उसने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया है जिसका जिक्र करने से भी उसे डर लगता है। दरअसल क्वांटम रियल में कैंग द कॉन्करर रहता है। अब क्वांटम रियल में कोई छुट्टी मनाने की जगह तो है नहीं, जरूर वो भी उस जगह फंसा ही होगा, लेकिन वो कैसे फंसा इसके बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। स्कॉट की फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जेनेट को पता चलता है कि कैसी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से वो क्वांटम रियल को और अच्छे से स्टडी कर सकती है। पर जेनेट उसे देखते ही उस डिवाइस को बंद कर देती है। सब लोग उसे देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और तभी अचानक से वो डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी उसके अंदर खींच लिए जाते हैं। स्कॉट अपने परिवार को बचाने के लिए जानबूझकर उसमें कूद जाता है। उनके साथ हैंक पिम की चींटियां भी उसमें फंस गई थी। वो सभी छोटे बनते जाते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि आखिर में क्वांटम रियल की सारी बाउंड्रीज टूट जाती हैं और वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। स्कॉट और केसी अपने आसपास अजीबोगरीब जानवर को देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। एक बड़ा सा अमीबा जैसा दिखने वाला जानवर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन कुछ लोग उसे मार देते हैं। स्कॉट को तो यकीन नहीं होता कि क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम लोग भी रहते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने लोगों के पास लाते हैं। स्कॉट को उनकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को एक लाल रंग का लिक्विड जबरदस्ती पिला देते हैं, जिसके बाद वो उनकी बातों को समझने लगे थे। क्वाज नाम का एक टेलीपैथ जिसके पास दिमाग पढ़ने की पावर थी, वो उनके दिमाग को पढ़ता है और उसे वो दोनों शरीफ लोग लगते हैं। हम यहाँ उनके कबीले के लीडर को देखते हैं, उसका नाम सेंटोरा था। जब उसे पता चलता है कि वो इंसान है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि कैंग भी एक इंसान था और उसने उनके लोगों पर बहुत जुल्म किया है। जब उसे पता चलता है कि वो दोनों जेनेट को खोज रहे हैं तो वो उन दोनों को तुरंत वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि वो जेनेट ही थी जिसे वो इन सब लोगों की हालत का कसूरवार मानती थी। दूसरी ओर हम जेनेट को देखते हैं। हैंक तो इस क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, पर उसे ये कभी देखने को नहीं मिला। जेनेट को कुछ लोग पहचान लेते हैं। हैंक को लगा कि वो लोग उन्हें मारने आए हैं, पर वो तो जेनेट के दोस्त थे, क्योंकि 30 साल तक वहाँ फंसे रहकर उसने बहुत कुछ किया था। वो उन्हीं के जैसे कपड़े पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वो लोग एक बार में आते हैं और जेनेट उन्हें भी वो लिक्विड पिलाती है जो स्कॉट और केसी को पिलाया गया था। हम यहाँ पर काइलर को देखते हैं, जिसने कभी जेनेट के साथ मिलकर कैंग द कॉन्करर के खिलाफ जंग लड़ी थी। पर जेनेट को पता चलता है कि उसके जाने के बाद काइलर भी कैंग के लिए काम करने लगा, क्योंकि कैंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। काइलर उसे कहता है कि कैंग सभी को अपनी तरफ कर ही लेता है, क्योंकि कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कैंग के लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, पर जेनेट काइलर की शिप लेकर वहाँ से भाग जाती है। होप जेनेट से पूछती है कि ये कैंग कौन है,
और यहाँ जेनेट को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उन्हें बताना पड़ता है। वो कहती है कि जब वो क्वांटम रियल में फंसी थी तो वो अकेली नहीं थी। यहाँ उसकी मुलाकात कैंग से हुई। जब वो यहाँ आया तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, जैसे उसे किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया हो। उसने कहा कि वो एक ट्रैवलर है और उसके पास एक मल्टीवर्सल शिप भी थी, जिसकी मदद से वो अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता था। लेकिन किसी ने उसके शिप के कोर को खराब कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका वापस जा पाना नामुमकिन था। उन दोनों ने एक साथ मिलकर कई सालों तक उसे ठीक करने की कोशिश की और आखिर में वो कामयाब हो गए। वो शिप कैंग के दिमाग से जुड़ा हुआ था और जब जेनेट ने उस कोर को शिप में लगाया तो उसे पता चली कैंग की असली सच्चाई। वो इतने समय से अच्छा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसने बहुत से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है और लाखों बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं। कैंग उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ तक कि कैंग उसे अर्थ को ना बर्बाद करने का वादा भी करता है, पर जेनेट उसे किसी भी हालत में बाहर जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसके कोर को निकाल लेती है। और इसके बाद हम कैंग के असली रूप को देखते हैं, जिसमें था सिर्फ नफरत और गुस्सा। जेनेट के पास कुछ पिम पार्टिकल्स थे जिसकी मदद से वो कोर को बड़ा कर देती है और बिना उसका साइज नॉर्मल किए कैंग का वहां से निकल पाना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंग के लोग स्कॉट को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए थे। फोन के ऊपर हमला करते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। केसी उन लोगों की मदद करने के लिए वो भी उस लड़ाई में कूद जाती है, पर उसके बाद वहां पर आता है मोडॉक। वो एक रोबोट था जिसे स्कॉट के बारे में सब कुछ पता था। स्कॉट देखता है कि वो रोबोट तो डैरेन है। डैरेन दरअसल अर्थ पर एक बिजनेसमैन था जो हैंक पिम की टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहता था, पर स्कॉट ने उसे गलती से क्वांटम रियल में फंसा दिया, जिसके बाद उसकी मुलाकात कैंग से हुई। डैरेन का शरीर खत्म हो गया था, इसीलिए उसने उसे नया शरीर दिया। मोडॉक उन्हें पकड़कर कैंग के पास ले जाता है। स्कॉट को कैंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो उसे अपने और अवेंजर्स के बारे में बताता है, जिस पर कैंग उसे कहता है कि तुम जैसे ना जाने मैंने कितने अवेंजर्स को खत्म किया है। कैंग को पिम पार्टिकल चाहिए था और कोई ऐसा आदमी जो मल्टीवर्सल कोर तक पहुंच सके। मोडॉक कहता है कि ये सारे काम स्कॉट जैसा चोर ही कर सकता है, पर कैंग को उसकी ये दखल अंदाजी पसंद नहीं आती और वो उसे दूर फेंक देता है। कैंग उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। स्कॉट को मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ती है। कैंग उसे उस मल्टीवर्सल कोर के पास लाता है और स्कॉट का काम था उसे छोटा करना। वो उसके अंदर कूद जाता है और तब तक छोटा होता रहता है जब तक वो कोर तक ना पहुंच जाए। वो कोर उसे अपने सामने दिखाई दे रहा था, अब बस उसे वहां पहुंचकर उसमें छोटे करने वाले पिम पार्टिकल्स फेंकने थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके एक कदम आगे रखते ही स्कॉट 1 से 2 हो जाता है और दूसरे वाले को लगा कि पहले वाले की वजह से वो यहाँ फंस गया है। लेकिन देखते ही देखते स्कॉट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसी तरह उनकी गिनती लाखों में हो जाती है और सबके अपने अपने दिमाग। स्कॉट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उन सब में कोई एकता नहीं थी। वो सभी एक भीड़ थे जिसे पार करना इम्पॉसिबल था। असली स्कॉट उनके बीच में कहीं दब गया था, लेकिन तभी उसे केसी के रोने की आवाज आती है जो उसके लिए परेशान थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे स्कॉट एक साथ मिलकर असली वाले स्कॉट को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि भले ही वो सभी अलग थे लेकिन उन सभी को सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी और वो था केसी की जिंदगी। ये काम कैंग कभी नहीं कर पाता क्योंकि उसके वेरिएंट्स ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी ओर होप को स्कॉट का सिग्नल मिलता है और वो भी उसे ढूंढते हुए नीचे आती है। उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स बनने लगे थे। स्कॉट उस कोर में पार्टिकल को फेंकता है पर उससे कुछ नहीं होता और वो सभी बिखरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ होप आती है और वो स्कॉट को पकड़ लेती है। वो दोनों उस कोर में बहुत सारे पार्टिकल्स फेंकते हैं जिससे वो एक बार फिर से छोटा हो जाता है। कैंग स्कॉट से वो कोर मांगता है पर जेनेट स्कॉट से उसे वो कोर देने से मना करती है। स्कॉट बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में थी, पर कैंग उससे वो कोर छीन लेता है और उन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा देता है। मोडॉक हैंक के ऊपर हमला करता है और वो अपनी शिप के साथ क्रैश कर जाता है। कैंग जेनेट को अपने साथ ले जाता है। कैंग उससे पूछता है कि तुमने पिछली बार क्या देखा था। वो उससे कहता है कि मेरे सारे वेरिएंट्स मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो करेंगे। मैं तो बस उनकी जगह लेना चाहता हूँ। दूसरी ओर केसी उसके लोगों से बचकर भाग जाती है और वो जेंटोरा को आजाद कर देती है जिसे कैंग के लोगों ने बंदी बना लिया था। हम देखते हैं कि हैंक अभी तक जिंदा था और इस बार वो अपनी चींटियों के साथ आता है जो उनके साथ क्वांटम रियल में आ गई थी। पर उनके साथ एक अजीब सी चीज हुई। वो हजारों सालों के लिए अलग टाइम में फंस गई थी जहाँ वो इतनी डेवलप हो गई कि अब उन चींटियों की खुद की टेक्नोलॉजी है और यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के हथियार थे। कैंग अपनी आर्मी को क्वांटम रियल्म के सभी लोगों को खत्म करने को कहता है।
क्योंकि अब वो वहाँ से जाने वाला था। पर केसी उन लोगों को एक साथ मिलकर कैंग के लोगों पर हमला करने को कहती है। उसका ये मैसेज हर कोई सुन रहा था और वो कैंग की ओर बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कॉट आता है और उसने अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया था। कैंग की शिप के चारों ओर एक शील्ड थी। स्कॉट उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर उसे तोड़ पाना मुश्किल था। केसी उसकी मदद करने जाती है पर मोडॉक उसके रास्ते में आ जाता है। वो उसे मारने आया था पर केसी बड़ी होकर उसे एक जोर का पंच मारती है जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। मोडॉक उससे लड़ना चाहता था पर केसी उसे कहती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, वो इतना बुरा नहीं है जितना कैंग ने उसे बना दिया। स्कॉट उसकी शील्ड के ऊपर एक जंप लगाता है जिससे शील्ड के साथ साथ उसकी पूरी शिप टूट जाती है। जेनेट को लगा कि कैंग की हार हो गई क्योंकि अब वो बाहर नहीं जा सकता। पर यहाँ हम उसका गुस्सा देखते हैं। वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म कर रहा था। उसने न जाने कितने एवेंजर्स को मारा था और आज उसे स्कॉट की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। कैंग की आंखों में गुस्सा था सब कुछ खोने का और वो स्कॉट के पूरे परिवार को खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ बहुत सारी चींटियां आती हैं और वो सभी मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक करती हैं। कैंग खुद को शील्ड से कवर कर लेता है लेकिन चींटियां बहुत सारी थीं। ऊपर से मोडॉक भी उस पर हमला करता है क्योंकि अब वो सुधर चुका था। वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है पर वो भी बुरी तरह घायल हो गया था। वो स्कॉट से माफी मांगता है उन सभी के लिए जो उसने किया था। वो लोग उसे माफ कर देते हैं और यहाँ डैरेन की मौत हो जाती है। दूसरी ओर जेनेट ने घर वापस जाने के लिए पोर्टल खोल दिया था। वो सभी एक एक करके वापस आ जाते हैं पर कैंग भी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए स्कॉट को उसे रोकने के लिए पीछे रुकना पड़ता है। उन दोनों में फाइट होती है पर कैंग के सामने एंटमैन कुछ नहीं था। कैंग उसे बुरी तरह मारता है और मार मार कर उसका हेलमेट तोड़ देता है। कैंग जब उस पोर्टल की ओर जा रहा था तभी होप उसे एक जोर का पंच मारती है। कैंग उस मल्टीवर्सल कोर की एनर्जी में फंस गया था जिसमें स्कॉट ने पिम पार्टिकल्स डाल दिए थे। वो कोर कैंग को अपने अंदर खींच लेता है और साथ ही में पोर्टल भी बंद हो गया था। वो दोनों सभी लोगों को अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए देखते हैं। कैसी फिर से उस पोर्टल को खोल देती है और इस तरह उन्होंने कैंग को खत्म करके फिर से सब कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन स्कॉट को अभी भी डर था कि कहीं वो दोबारा ना लौट आए, क्योंकि ओब्लिवियन में फंसने से पहले कैंग ने कहा था कि अगर वो बाहर नहीं आया तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब स्कॉट इतना सोचने वाला आदमी नहीं था। वो खुश था कि उसका परिवार सेफ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि वो कैंग इकलौता कैंग नहीं था। हम उसके जैसे हजारों कैंग द कॉन्करर को देखते हैं जिन्हें सिर्फ 3 कैंग ही कंट्रोल करते थे। उसमें से एक का नाम था रामाटुट, दूसरा था स्कारलेट सेंचुरियन और तीसरे का नाम था इमोर्टस। आखिर में हम थॉर के भाई लोकी को देखते हैं जो कैंग के एक वेरिएंट की जासूसी कर रहा था, क्योंकि वो इन सब में खिलाड़ी है। उसे मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता है। इस वाले वेरिएंट का नाम है विक्टर टाइमली और यही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। इसने 1920 में पहली बार टाइम मशीन बनाई थी और उसके बाद वो टाइम में आगे पीछे घूम घूम कर अपने अलग अलग वेरिएंट्स को बनाता गया। इसका मतलब है कि कैंग कभी नहीं मरने वाला और अब देखना है कि एंटमैन और पूरे अवेंजर्स उसे मिलकर रोक पाएंगे कि नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।